हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर्यपथ के प्रण बैच में पॉलिटी की क्लास में मैं संदीपन गुरु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शुरू करते हैं क्लास के। ठीक है, बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। हमें क्या पढ़ना है? पॉलिटी। ठीक, पॉलिटी। ये पॉलिटी है क्या? सबसे पहले ये पॉलिटी है क्या? क्या हमें संविधान पढ़ना है? किसी देश में शासन करने के लिए किसी देश में शासन करने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला, संविधान की। ठीक है, हम शासन कैसे करेंगे? किसी देश पे शासन किसी देश पे शासन करने के लिए हमें आवश्यकता होती है संविधान की। ठीक, ये संविधान क्या होता है? पहला क्वेश्चन कि ये संविधान क्या होता है? तो किसी देश के सर्वोच्च कानूनों का संग्रह वो संविधान कहलाता है। जैसे कि किसी घर में, किसी परिवार में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं। ठीक है, तो सारे लोग काम तो करते नहीं। कुछ लोग घर रहते हैं, कुछ लोग फालतू पड़े रहते हैं, कुछ लोग घर का इधर थोड़ा बहुत काम करते हैं। लेकिन घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो घर में जो अगर 10 सदस्य हैं, 20 सदस्य हैं, तो उसमें से 2 सदस्य, 3 सदस्य, 4 सदस्य बाहर कमाने जाते हैं। घर के 2-3 सदस्य, 4 सदस्य बाहर कमाने जाते हैं, तो वो घर के मेन सदस्य हुए जिनसे पूरा घर का खर्चा चल रहा है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन है घर में? वो लोग जो बाहर कमा के ला रहे हैं पैसे। तो 20 लोगों के परिवार में अगर 4 लोग घर से बाहर निकल गए कमाने के लिए, वो अच्छे लोग, हट्टे कट्टे लोग जो काम कर सकते हैं, शारीरिक काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, अगर वो 4 लोग बाहर निकल गए कमाने के लिए, तो ये अपने घर की रीढ़ हो गए, अपने घर की हड्डी हो गए, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, इन्हीं की वजह से घर चल रहा है। वैसे ही संविधान में किसी देश के सर्वोच्च कानूनों का संग्रह, मतलब जो देश है वहाँ पे बहुत सारे कानून हैं। ठीक है, बहुत सारे कानून हैं। उसी कानूनों में जो मेन कानून है, जो सर्वोच्च कानून है, जो अच्छे कानून हैं, उन्हें एक किताब में, उन्हें एक जगह संग्रहित करना। तो उसी जिस किताब में इसे संग्रहित किया गया है, उसी बुक का नाम संविधान है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। संविधान। अब हम बात करते हैं, संविधान के अलावा भी कुछ कानून होते हैं, संविधान के अलावा भी कुछ नियम होते हैं। जैसे आपको सड़क पर किस तरफ चलना चाहिए, गाड़ी किस तरफ चलानी चाहिए, आपको हेलमेट पहनना है, सीट बेल्ट लगाना है कि नहीं लगाना है। ठीक है, बहुत सारे नियम, बहुत सारे कानून ऐसे होते हैं जो संविधान में नहीं लिखे गए हैं, लेकिन वो कानून होते हैं। ठीक है, तो किसी देश पे शासन करने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है, और दूसरे चीज़ की जो आवश्यकता होती है वो कानून है। ठीक है, हमें संविधान चाहिए किसी देश पर शासन करने के लिए, और क्या चाहिए? कानून चाहिए। इसके अलावा भी कुछ नियम्स होते हैं, कुछ रूल होते हैं। ठीक है, कुछ रूल होते हैं। तो जब इन सब चीज़ों को मिलाकर संविधान, कानून और रूल, इन सब चीज़ों को मिला दिया जाए, ठीक, तो किसी देश पर शासन करने के लिए तो ये बन जाता है राज व्यवस्था। राज व्यवस्था। तो राज व्यवस्था क्या है? राज का मतलब राज करने के लिए, किसी पर अधिकार, आपका अधिकार हो गया, कहते हैं भैया इनका इनका राज है, तो उनका राज है, तो मतलब उनका अधिकार है, वो शासन कर रहे हैं। तो राज और व्यवस्था का मतलब क्या होता है? तरीका। कहते हैं भाई उनके यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था थी, आपका तरीका बहुत बढ़िया है, आपने जो व्यवस्था की थी वो बहुत अच्छा है, आपका तरीका बहुत अच्छा था। तो व्यवस्था, राज व्यवस्था मतलब शासन करने का तरीका, शासन करने की जो व्यवस्था है उसी को हम राज व्यवस्था कहते हैं। और राज व्यवस्था का निर्माण होता है संविधान से, कानून से और रूल से। तो संविधान क्या है? राज व्यवस्था का एक अंग है। संविधान क्या है? राज्य व्यवस्था का एक अंग है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब हम संविधान में चलते हैं। एक मिनट। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक, संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई, भारत में संविधान की नींव कहाँ से पड़ी। हम आपको इतिहास में लेके चलते हैं। ठीक है,
हम आपको लेके चलते हैं इतिहास में। तो आपको पता ही है ये भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, ठीक, भारत का निचला हिस्सा। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है, एशिया महाद्वीप, ये पूरा हो गया एशिया। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। नीचे पूरा, ठीक है, क्या है, हिंद महासागर, नीचे पूरा पानी पानी है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक महाद्वीप है जिसे हम कहते हैं अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक है। और यहाँ पर एक महाद्वीप है जिसे हम कहते हैं यूरोप, ठीक। यहाँ पर एक महाद्वीप है जिसे यूरोप कहते हैं, यहाँ अफ्रीका है और यहाँ पर एशिया है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। बहुत पुरानी बात बता रहे हैं, आपको मज़ा आएगा। ये संविधान से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये हम संविधान की भूमिका बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा भारत की खोज किसने की, आपने पढ़ा होगा बचपन में, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। दरअसल उसने भारत की खोज नहीं की, भारत तो पहले भी था। वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया, क्योंकि भारत आने के लिए एक रास्ता था, यहाँ से लोग आते थे, ठीक है, यहाँ से लोग आते थे। तो स्थल मार्ग था, कुछ जल मार्ग था, कुछ स्थल मार्ग था। यहाँ पे समुद्री लुटेरे, डाकू वगैरह रहते थे, तो इनके सामान को छीन लेते थे, ठीक है, इन्हें मार देते थे। तो ये रास्ता इनके लिए बहुत कठिन हो गया था। और यूरोप में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, यूरोप में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। यूरोप के लोग मांस खाते हैं, क्या खाते हैं, वो मांसाहारी होते हैं, अधिकतर मांस खाते हैं। और मांस बनाने के लिए, मांस पकाने के लिए, मांस में अच्छा टेस्ट आए, इसके लिए ज़रूरी है मसालों की। और भारत में मसालों की अच्छी खेती होती थी। भारत में सर्वाधिक मसाले पाए जाते थे, मसालों का हम कह सकते थे राजा था भारत, ठीक है। तो यूरोप के लोगों को मसाले चाहिए थे, वो भारत से व्यापार करना चाहते थे। तो क्या हुआ, 1498 में एक पुर्तगाली, वास्को डी गामा, ठीक है, वहाँ के जो राजा थे उन्होंने पैसा दिया कि भैया जाओ आप खोज करो, भारत जाने के लिए रास्ते का खोज करो। पहले वास्को डी गामा से पहले एक व्यक्ति आया था, वो आया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे आया और उसने देखा चारों तरफ पानी ही पानी है। यहाँ से वो वापस लौट गया, उसने कहा भारत जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद जब वास्को डी गामा आता है तो ठीक है, वहाँ से धीरे धीरे यहाँ तक जाता है। तो यहाँ पे उसे एक व्यक्ति मिलता है, अब्दुल मजीद, ठीक है, वो गुजरात का रहता है। अब्दुल मजीद मिलता है और उससे पूछता है, उसने कहा भैया कहाँ, तो बताता है हम भारत जा रहे हैं, ठीक है, भारत की खोज कर रहे हैं। तो बताता है भैया भारत इधर ही है, तो लेके आता है। तो वास्को डी गामा यहाँ पे आता है केरल के कालीकट बंदरगाह पे, केरल के कालीकट बंदरगाह पे आता है। और वो भारत आकर भारत से मसाले लेता है और अपनी नाव में मसालों को भर कर लेके वो यूरोप जाता है, ठीक है। जब वो यूरोप वापस आता है तो उसको 60 गुना मुनाफा हुआ। 60 गुना मतलब अगर उसने 1000 रुपये खर्चा किया था तो उसे 60,000, 1000 का 60,000 रुपये उसे प्रॉफिट हुआ। यात्रा का व्यय, यात्रा में जो खर्च हुए थे, जो भी उसका खर्चा था, उसे निकालने के बाद 60 गुना उसे मुनाफा हुआ था। तो जब यूरोप के लोगों को पता चला कि भैया भारत जाने के लिए रास्ते की खोज हो गई है और इतना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो यूरोप का मतलब, ठीक है, यूरोप में बहुत सारे कंट्री आते हैं, जो इंग्लैंड आता है वो भी यूरोप में ही आता है। तो ब्रिटिश के लोग, फ्रांस के लोग, डच, नीदरलैंड, हॉलैंड, ये सब जो लोग हैं, यहाँ के लोग भैया निकल पड़े भारत के लिए, ठीक है। तो इसी में एक मज़ेदार वाक़या हो गया। एक फ्रांस, ठीक है, फ्रांस के लोग भारत आने के लिए वो निकले, वो भारत ना पहुंचकर वो यहाँ आगे निकल गए। तो यहाँ पर एक देश है लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है, वो यहाँ पर जाके कब्जा कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये भारत है, ठीक है। यहाँ पे जाके कब्जा कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि ये भारत है। इसीलिए लाओस, कंबोडिया और वियतनाम को फ्रेंच, ठीक, फ्रेंच ईस्ट इंडिया,
फ्रेंच ईस्ट इंडिया, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कहा जाता है, क्योंकि फ्रांस के लोग वो भारत के चक्कर में लाओस, कंबोडिया और वियतनाम पे जाके कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि अंग्रेज 1599 में भारत आते हैं। ठीक है, 1599 में भारत आते हैं। और एक मज़ेदार बात आपको बताते हैं, आपने कोलंबस को सुना होगा कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ठीक है, दरअसल कोलंबस अमेरिका की खोज नहीं करना चाहता था, कोलंबस भारत की खोज करना चाहता था। और वो भारत की खोज करने के लिए निकला, भारत की खोज करने के लिए निकला। और जब वो यहाँ से निकलता है भारत की खोज करने के लिए, तो यहाँ पर एक देश, एक महाद्वीप है। ठीक है, अमेरिका, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका और यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो ये एक महाद्वीप है, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, वो जब यहाँ से निकलता है तो नीचे ना आके वो ऐसे यहाँ पे चला आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे द्वीप हैं। ठीक, तो जिसे हम वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। तो वो यहाँ पे पहुँचता है और कहता है कि हमने इंडिया की खोज कर ली, हमने इंडिया की खोज कर ली, हमने इंडिया की खोज कर ली। ठीक है, लोगों को बताता है कि हमने इंडिया की खोज कर ली। ये बात है वास्को डिगामा से पहले की। ठीक है, पहले कोलंबस निकलता है तो कहता है हमने इंडिया की खोज कर ली। ये जो पगला है जाके बताता है अपने यूरोप में, सारे लोगों को बताता है हमने इंडिया की खोज कर ली। लोग पूछते हैं इंडिया कहाँ है, इंडिया कहाँ है। तो आपको पता होगा, ठीक है, आपको पता होगा जो दिशा है, ऊपर की दिशा नॉर्थ होती है, ठीक है, नीचे की साउथ होती है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इंडिया, ये यूरोप है, इंडिया कहाँ है, ईस्ट में है, लेकिन उसने खोजा था वेस्ट में, इधर आया था तो उसने कहा भैया इंडिया वेस्ट में है। ठीक है, तो इसके बाद इंडिया कहाँ है, उसने कहा इंडिया वेस्ट में है नहीं। ठीक है, थोड़ा और बताते हैं। इसके बाद जब खोज हुई, वास्को डिगामा ने जब खोज किया इंडिया का, तो जब लोग यहाँ से निकलते थे, वास्को डिगामा ने कहा कि इंडिया ये है और कोलंबस ने कहा इंडिया ये है। और जब लोग भैया जाते थे इंडिया के लिए तो उनसे पूछा जाता भैया कौन कौन से इंडिया जा रहे हो, जो इधर है कि या जो इधर है। तो लोगों को नाम रखना पड़ा, लोगों ने कहा कि ईस्ट इंडिया और इसे कहा वेस्ट इंडिया। ठीक है, तो वेस्ट इंडिया से इसका नाम वेस्ट इंडीज़ पड़ गया और ईस्ट इंडिया, इसे ईस्ट इंडिया कहा गया क्योंकि जब अंग्रेज आए तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज जब आते हैं भारत में व्यापार करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण कहाँ से होता है, क्योंकि भारत जो है ईस्ट में था। ठीक है, वेस्ट में नहीं था। ये चीज़ें समझ में आ गई। इसके बाद हम आपको बताते हैं संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, अंग्रेज लोग भारत आ गए हैं। ठीक, अंग्रेज लोग भारत आ गए हैं और संविधान की शुरुआत होती है 1773। ठीक, 1773। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से इसकी शुरुआत होती है। अब सवाल सबसे पहले आता है, ये रेगुलेटिंग एक्ट है क्या। आपने गैस पे खाना बनाया होगा, गैस सिलेंडर पे खाना बनाया होगा, तो गैस सिलेंडर में जो ऊपर लगा रहता है रेगुलेटर, उसे हम नीचे करते हैं तो बंद हो जाता है, ऊपर करते हैं तो चालू हो जाता है। ठीक है, तो जब हम ऊपर करते हैं तो चालू हो जाता है, नीचे करते हैं तो बंद हो जाता है, उसका नाम क्या है, रेगुलेटर। तो दरअसल कर क्या रहा है, वो चालू कर रहा है, बंद कर रहा है। किसी को चालू करना, किसी को बंद करना, मतलब वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो रेगुलेटर क्या करता है, वो गैस को कंट्रोल करता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, कंट्रोल करने के लिए। किसको कंट्रोल करने के लिए, भारत के लोगों को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अंग्रेज़ों ने एक एक्ट बनाया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, भारत के लोगों को कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट बनाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट का नाम क्या है, नाम इसलिए पड़ा कि वो
रेगुलेटर क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, उसी तरह से रेगुलेटिंग एक्ट जो भारत के लोगों को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो 1773 से बेसिक इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, अंग्रेज आए कब थे? अंग्रेज आए थे, कब आए थे? 1599। ठीक है, 1599, मतलब इसे हम 1600 मान लेते हैं। 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए और 1773 मतलब 173 साल बाद, 173 साल बाद अंग्रेज़ों की हिम्मत हुई कि भारत के लोगों पर अब अधिकार किया जाए, भारत के लोगों को कंट्रोल किया जाए। 173 साल बाद। तब तक ये क्या करते थे? तब तक भारत में व्यापार ही करते थे। ठीक है, इनका उद्देश्य केवल व्यापार करना था, भारत में कब्जा करना नहीं था, भारत के लोगों पर अधिकार करना नहीं था, भारत का शोषण करना, मतलब शोषण तो कर ही रहे थे लेकिन उस तरीके से शोषण करना नहीं था। ठीक है, तो 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत होती है। इसके बाद बहुत से अधिनियम आए। ठीक है, भारत शासन अधिनियम, चार्टर एक्ट और कई सारे आए। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं, वो सब चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। हम सीधा चलते हैं 1946। ठीक है, 1946 कैबिनेट मिशन। भारत, हम बात कर रहे हैं 1946 की, मार्च 1946। ठीक, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। अब सबसे पहले सवाल आता है आपके मन में, एक कैबिनेट मिशन क्या है? ठीक है, कैबिनेट, जैसे कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है, आज के ज़माने में कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो सरकार में मंत्री रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कैबिनेट मंत्री। तो ऐसे ही कैबिनेट मिशन, ये भारत आया तो ये कहाँ से आया? ये इंग्लैंड से भारत आया, ये ब्रिटिश से भारत आया। ठीक है, तो ब्रिटिश, जैसे आज भारत में सरकार चलती है ऐसे ब्रिटिश में सरकार चलती थी बहुत पहले, अभी भी चलती है। तो वहाँ पर संसद हुआ करता था, वहाँ पे मंत्री पद था, वहाँ पे कैबिनेट था। तो उस कैबिनेट से लोग भारत आए 1946 में। क्यों आए? भारत को आज़ाद कराने के लिए आए। ठीक है, भारत को आज़ाद कराने के लिए क्यों आए? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार में भारत ने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने भारत पर कब्जा किया हुआ था। उसने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वार में आप हमारा साथ दीजिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाएगा तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। ठीक है, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था तो उस समय ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वो चर्चिल हुआ करते थे। ठीक है, तो चर्चिल हुआ करते थे, और जो विपक्ष में, जैसे कि आज विपक्ष में राहुल गांधी जी हैं। ठीक है, राहुल गांधी जी ये बोलें कि ऐसा ऐसा अगर होता है, आप किसी देश से बोल दें, भैया श्रीलंका से बोल दें, श्रीलंका वालों आप हमारा साथ दो किसी चीज़ में, सपोज दैट चाइना से युद्ध हो गया, उसने कहा, राहुल गांधी ने कहा नेपाल वाले आप हमारा साथ दीजिए, बांग्लादेश वाले आप हमारा साथ दीजिए, तो हम, जब ऐसा कुछ होगा, मतलब युद्ध ख़त्म होने के बाद, तो हम आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो ठीक वैसा ही था। तो वहाँ के जो विपक्ष में थे सर क्लीमेंट एटली। ठीक, सर क्लीमेंट एटली। ठीक, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाता है और ब्रिटिश में चुनाव होता है तो सर क्लीमेंट एटली वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो जब ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ब्रिटिश की कैबिनेट से उन्होंने 3 लोगों को भारत भेजा। ठीक है, उन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए। तो भारत ऐसे थोड़ी है तो भारत आज़ाद हो गया तो अंग्रेज लोग ऐसे भाग जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम तो जाएंगे, लेकिन आप शासन कैसे किया जाता है, कैसे भारत के लोगों पर कैसे शासन किया जाएगा, उसके लिए एक संविधान की ज़रूरत होगी। तो सारी चीज़ें हम हस्तांतरित करेंगे, जो जैसे जैसे हम शासन कर रहे हैं हम आपको चीज़ें देंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, आप एक संविधान बनाइए। ठीक है, तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। तो कैबिनेट मिशन में 3 लोग रहते हैं। ठीक है, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और एक क्रिप्स।
ना स्टैफोर्ड क्रिप्स, 3 लोग रहते हैं जो वहाँ से आते हैं, ठीक है। तो जब वो आते हैं वो कहते हैं कि आप एक संविधान सभा बनाइए, आप एक संविधान सभा बनाइए, और इसके बाद आप एक संविधान सभा बनाइए और इसके बाद आप संविधान का निर्माण कीजिए, ठीक है। आप संविधान सभा बनाइए और संविधान का निर्माण कीजिए। तो संविधान सभा बनाने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी, और जब संविधान बनेगा तो देश के लिए बनेगा, संविधान बनेगा तो पूरे देश के लिए बनेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि देश के कोने कोने से लोग आएँ संविधान सभा में और संविधान बनाने में सहयोग करें। संविधान बन के तैयार होगा तो देश के पूरे देश पर लागू होगा। ऐसा नहीं है कि 10 लोग इकट्ठा होकर संविधान बना दिए और जो बहुत दूर बैठा हुआ है, ठीक है, वो लोग जो भारत के कोने कोने में हैं, हम उनके ऊपर शासन करें और उनकी राय ना लिया जाए, उनसे पूछा ना जाए और सारी चीज़ें हम अपने मन से उनके ऊपर थोप दें। तो ऐसा नहीं था। तो हुआ क्या कि संविधान सभा के लिए संविधान सभा का गठन किया गया और अंग्रेज़ों ने कहा इनमें भारत के कोने कोने लोगों को भारत के कोने कोने से जो लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हम जाएंगे तो अपने समाज के अपने लोगों की बात को हम संविधान सभा में रखेंगे, ठीक है, कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो उस समय देश में 2 बड़ी पार्टी थी, एक कांग्रेस, ठीक, और प्लस मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। 2 बड़ी बड़ी पार्टी थी, एक कांग्रेस थी, एक मुस्लिम लीग थी, ठीक है। तो संविधान सभा का गठन किया गया। तो इसके बाद क्या हुआ, टोटल संविधान सभा में जो मेंबर थे वो कितने मेंबर थे, 389, ठीक है, 389 मेंबर। इसे हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं, 389 मेंबर संविधान सभा में, 389 टोटल 389 मेंबर संविधान सभा में थे। मतलब संविधान बनाने के लिए 389 मेंबर इकट्ठा हुए, ठीक है। इसके बाद इसमें ब्रिटिश भारत के कितने लोग थे, ब्रिटिश भारत और देसी रियासत। अच्छा, ये ब्रिटिश भारत क्या है और देसी रियासत क्या है। देसी रियासत, भारत में छोटे छोटे राजा हुआ करते थे जो शासन करते थे, ठीक है। अलग अलग राज्य में, अलग अलग ज़िलों में छोटे छोटे राजा हुआ करते थे जिन्हें हम देसी रियासत कहते थे, ठीक है। इन राजाओं को देसी रियासत कहते थे। तो देसी रियासत से कितने मेंबर आए, 93 मेंबर। और ब्रिटिश भारत मतलब ऐसा भारत जहाँ पर ब्रिटिश अंग्रेज़ों का कब्जा था, ठीक है। इसमें दो भाग था, ठीक है। एक ऐसा भाग था जहाँ पर विधानसभा थी, एक ऐसा भाग जहाँ पर विधानसभा थी, और एक ऐसा भाग जो कमिश्नरी क्षेत्र था, कमिश्नरी क्षेत्र क्या होता है, जैसे आज के ज़माने में, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश होता है, ऐसे ही कमिश्नरी क्षेत्र होता। कमिश्नरी क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का पूर्ण रूप से अधिकार होता था। जो विधानसभा होती थी वहाँ पर भारत के लोगों का भी प्रतिनिधित्व होता था। तो कमिश्नरी क्षेत्र, 4 कमिश्नरी क्षेत्र थी, आप याद रखिएगा, A, B, C और D, ठीक। ए से क्या था, ए से अजमेर, ठीक। बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, ये कुर्ग कहाँ है, ये कर्नाटक में है और बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। डी से दिल्ली, ठीक, डी से दिल्ली की चीज़ें क्लियर हो रही, दिखाई दे रहा है, ठीक। तो 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे और विधानसभा से कुल 292 लोग विधानसभा से चुनकर आए, ठीक है।
और 4 लोग कमिश्नरी क्षेत्र से चुनकर आए और 93 लोग देसी रियासत से चुनकर आए। ठीक है, तो कितने हो गए? 292 प्लस 4 प्लस 93 टोटल 389 ये मेंबर हो गए। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? ठीक है, टोटल कितने मेंबर थे संविधान सभा में? तो 389, जिसमें से 292 विधानसभा से आए थे, 93 देसी रियासत से आए थे और 4 कमिश्नरी क्षेत्र से आए थे। कमिश्नरी क्षेत्र 4 ABCD से याद रखिएगा। ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान और सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। ठीक है, ये 4 चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं चुनाव की। ठीक है, जुलाई और अगस्त। ठीक है, जुलाई और अगस्त 1946 में ये चुनाव होता है। लोग चुनकर आते हैं 10 लाख मेंबर पर। ठीक है, 10 लाख जनसंख्या, 10 लाख जनसंख्या, 10 लाख जनसंख्या पर एक लोगों को चुनकर भेजा जाता है। तो जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव होता है, 10 लाख जनसंख्या पर एक लोगों को भेजा जाता है संविधान सभा में। तो वो चुनाव ऐसे नहीं हुआ था जैसे आज के ज़माने में होता है वोट डाल के। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता था। और ये 1946 में जो चुनाव हुआ था, ये संविधान बनाने के लिए चुनाव हुआ था। ठीक है, भारत पे राज करने के लिए नहीं हुआ था। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं पहली बैठक की। संविधान सभा जब सब लोग चुन के संविधान सभा में पहुंच गए, तो संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है, पहली बैठक, प्रथम बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। जब संविधान सभा की बैठक हुई तो एक अध्यक्ष की ज़रूरत थी, तो उस समय अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा, अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जब पहली बैठक हुई तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उस संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग आदमी थे। तो जो सबसे बुजुर्ग आदमी होता है उसे जिम्मेदारी दे दिया जाती है, भैया आप बड़े हैं, आप बड़े बड़कवा हैं, आप देखिए। ठीक है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष उन्हें बनाया गया क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग थे उस समय। 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसके बाद इनकी तबीयत खराब हो जाती है। 11 अगस्त को दूसरी बैठक होती है, 9 दिसंबर को पहली होती है और 11 दिसंबर को सेकंड बैठक। तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, क्योंकि इनकी तबीयत खराब हो गई थी। 9 को इन्हें बनाया गया। हमें लगता है इन्हें ज़्यादा खुशी हो गई कि भैया हम तो संविधान सभा के अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ ज़्यादा खुशी हो गई, हार्ट अटैक वगैरह आ गया, तो ठीक है। इसलिए फिर 11 दिसंबर को जब दूसरी बैठक होती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, इसके आगे की क्लास हम कल करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा जो बेसिक सा शुरुआत कहाँ से होती है संविधान की
वो हमने बताया संविधान सभा से, मतलब कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन अंग्रेज जब भारत आते हैं 3 लोगों की टीम आती है, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, इसे हम कहते हैं कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो ये आते हैं भारत में और कहते हैं कि आप एक संविधान सभा बनाइए, संविधान सभा बनाइए जो भारत के संविधान का निर्माण कर सके। जब भारत के संविधान का निर्माण होगा, ठीक है, तो संविधान भारत में लागू होगा, इसके बाद हम चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सब बात थी। संविधान की जो शुरुआत थी वो कहाँ से हुई थी? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से। ये चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं हैं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ से चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन 1946 से। ठीक है, इसके बाद जो प्रथम बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को और दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को। पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और दूसरे का अस्थाई, दूसरी बैठक में अस्थाई अध्यक्ष मिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे की क्लास हम कल करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।